दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टूडियो में। आज जैसा कि आप लोगों को पता ही है, हमारा आर ओ का 75 दिन का टारगेट है और हमारा जो है आज चौथा दिन है। और आज हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर आए हैं। पॉलिटी से है और ज्योग्राफी से है, इकोनॉमिक्स से है, मतलब मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन है सर। लगभग सारे सब्जेक्ट से हैं। मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन तो यहाँ पे पूछे नहीं जा सकते, वो तो यूट्यूब पे पढ़ते रहते हैं, हमारे चैनल पे पढ़ते रहते हैं। तो चलिए एक डिस्कशन, एक जेन्युइन डिस्कशन को स्टार्ट किया जाता है, जो आपको काफी जो है मददगारी होगा, आपके जो है स्टडी में काफी आपको आगे लेकर जा सकता है। तो इस ऐसे क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं आजकल जो है आर ओ में, तो हम लोग ये फिल्टर करके क्वेश्चन को लाए हैं जो पीसीएस या आईएएस में पूछे गए हैं, ताकि जो आने वाले छोटे एग्जाम में जैसे आर ओ का फिर या उससे छोटे एग्जाम उसमें काम आए। तो चलिए आकाश जी, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करिए। चलिए दोस्तों, आज का हम अपना पहला क्वेश्चन लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है आपके पास अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन बी है आपके पास जाकिर हुसैन, ऑप्शन सी है आपके पास रहीमतुल्लाह मोहम्मद सयानी, ऑप्शन डी है आपके पास बदरुद्दीन तैयब जी। तो इस अगर हम ऑप्शन के हिसाब से अगर चलें तो देखें, अगर एक जाकिर हुसैन जी की आपने बात की, वो तो भारत के राष्ट्रपति रहे। तो वो तो आजादी के बाद, उनसे पहले तो डॉक्टर अब्दुल कलाम लगभग 6 साल तक थे। मतलब अब्दुल कलाम आजाद 6 साल तक कांग्रेस के सबसे लंबे, मतलब आजादी के पहले सबसे लंबे तक, क्योंकि उस टाइम विश्व युद्ध चल रहा था और कई आंदोलन भी चल रहे थे, जैसे 40 से 46 के बीच में थे। और उसके बाद 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, फिर 1939 में जो है फिर विश्व युद्ध का शुरुआत हुई। फिर मुस्लिम लीग का जो वो था बाइकाट, अलग हुआ मुस्लिम लीग भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। फिर 1937 में जो है आपका जो है उसका मतलब जो चुनाव हुआ भारतीय, जहाँ पे 2 साल के बाद फिर जब पहली बार वर्ल्ड विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ, तो सर जो इंग्लैंड की गवर्नमेंट थी बिना भारत के नेताओं से पूछे भारत को विश्व युद्ध में सम्मिलित कर दिए। तो उसी के आधार पे जो है कांग्रेसी जो हमारी जो सरकार बनाए थे उसको त्याग पत्र दे दिया। उसके बाद अंतरिम सरकार थी। अगर देखा जाए तो इसमें ऑप्शन एक है बदरुल तैयब जी। बदरुल तैयब जी कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष। बात है कि दूसरी मुस्लिम अध्यक्ष, तो मैं तीसरे ऑप्शन से जाना चाहूंगा। तो जो कि सही है दोस्तों, रहीमतुल्लाह मोहम्मद सयानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष थे। तो चलिए दोस्तों, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात हुई है तो देख लेते हैं स्थापना इसकी कब हुई थी। अगर उस समय स्थापना हुई थी तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, भारत के वायसराय कौन थे, और अलग अलग अधिवेशन कब हुए थे, जो महत्वपूर्ण अधिवेशन हुए थे उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो जैसा कि देख लेते हैं, जब स्थापना हुई थी तो वो समय था 1885 का। 1885। तो एक्टर ए ओ ह्यूम ने इसका जो स्थापना की, सचिव भी पहले सचिव भी वही थे। तो इसके बाद जो पहला इसका अध्यक्षता हुई 1885 में ही हुई मुंबई में, उसके तेजपाल सिंह संस्कृत कॉलेज में। हाँ, संस्कृत कॉलेज था वो। तो इसके जो पहले अध्यक्ष हुए वो बिमलेश चंद्र बनर्जी जी हुए। तो यह अध्यक्षता मुंबई में हुई 1885 में। तो इसी के सचिव जो ए ओ ह्यूम जी बनाए गए। तो इसके बाद जब दूसरा इसकी अध्यक्षता हुई तो 1885 के बाद 86 में हुआ। तो वो उस समय कोलकाता में हुआ था। अच्छा। दूसरा अधिवेशन जो हुआ। तो इसके बाद इसके जब अध्यक्ष जो बनाए गए वो दादा भाई नौरोजी जी को बनाया गया। दादा भाई नौरोजी जी। इसका जब तीसरा अध्यक्ष की बात आई तो इसकी तीसरी अध्यक्षता जो हुई वो हुई मद्रास में। जब मद्रास में हुई तो उसके अध्यक्ष बनाए गए बदरुद्दीन तैयब जी। नहीं, बदरुद्दीन तैयब जी, हाँ, जो कि पहले मुस्लिम में अध्यक्ष बनाए गए ना। तो इसके बाद चौथा इसका जो अध्यक्षता हुई वो हो जाती है इलाहाबाद में।
इलाहाबाद में जॉर्ज ज्यूले जी को बनाया गया, जो कि पहले अंग्रेज अंग्रेज अध्यक्ष बने अध्यक्ष। कांग्रेस के। हम्म। तो इसके बाद अलग अलग समय में होता रहा जिसका इसी तरह से, तो कुछ महत्वपूर्ण को हम आपने देख लेते हैं। तो तो जैसे हम महत्वपूर्ण की अगर बात करें तो एक हो जाता है 1905 की। और 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले थे। फिर 1906 में दादा भाई नौरोजी हुए। और फिर 7 में जो सूरत में जो हुई घटना कांग्रेस में, वो काफी इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि सूरत में ही कांग्रेस एक बार गरम दल और नरम दल में विभाजित हो जाती है। जो होना तो विभाजित होना 1906 में ही हो जाती है, लेकिन जो है वहां पे जो गेम खेल गए, जो गरम दल के मतलब उसके नेता थे, मतलब नरम दल के नेता, नरम दल के नेता ये गेम खेल गए कि उन लोगों को लगा कि जो गरम दल के नेता थे उन लोगों को लगा कि हम लोग उनको बना लेंगे, क्या नाम, लाला लाजपत राय को या फिर बाल गंगाधर तिलक जी को हम लोग कांग्रेस का अध्यक्ष बनवा लेंगे। लेकिन हुआ ये कि नरम दल के नेता जो दादा भाई नौरोजी का नाम वही कर दिए। और दादा भाई नौरोजी वयोवृद्ध इंडिया के बहुत फेमस थे, बहुत वो थे, क्या नाम है, बहुत मतलब प्रतिष्ठित और बहुत सम्मानित व्यक्ति थे। इस वजह से गरम दल के नेता जो पीछे हट गए। लेकिन जब 1907 में आई घटना, तो 1907 में वो लोग पीछे नहीं हटना चाहते, तो जूतम जूता चला पूरा कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में। काफी जो है बुराई भी हुई उस टाइम कांग्रेस की। तो उस समय सूरत अधिवेशन जो हुआ उसके रास बिहारी बोस को नरम दल के नेता ने घोषित किया, और गरम दल के नेताओं ने उस समय घोषित किया उनको, क्या नाम है, लाला लाजपत राय को। क्योंकि उस टाइम तक मांडला जेल में चले गए थे, जो है उनका बाल गंगाधर तिलक जी 6 साल के लिए। क्योंकि उनका जो एक उसमें लेख लिखे थे मराठा में, तो उसी के आधार पर उनको जेल में कर दिया गया। उसमें लिखा गया था कि अंग्रेजों ने कहा कि जो लेख लिखे हैं वो जो भावनाओं को भड़का रही है कांग्रेस, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ है। क्योंकि उसी टाइम एक दो घटनाएं ऐसी घटी थी पास्ट में, जो है कि जैसे कि आप कहीं मित्र सभा का जो मित्र सभा उस टाइम बनी थी 1901 में, कह दीजिए मित्र सभा में बनी थी। तो उसी के कुछ कार्यकर्ता लोग थे, इनके जो पत्र पढ़ के एक दो अंग्रेज को मार दिया था। और उसके बाद अगला अगर देखा जाए तो 1916 वाला अधिवेशन बताया। हाँ, जब ये लोग अलग हुए तो इसके बाद 1916 वाला अधिवेशन जो हुआ, इसमें फिर इन दोनों की एक सहमति बनी और फिर ये दोनों एक हुए। तो चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, आप संविधान से है। संविधान के भाग बहुत पूछे जाते हैं, बार बार क्वेश्चन आते हैं कि कौन सी चीज किस भाग में है। तो इससे क्वेश्चन काफी आते हैं। तो पहला मेरा क्वेश्चन आ जाएगा आपका, भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के संबंध के बारे में है? पहला ऑप्शन है भाग 11 अध्याय 1, दूसरा भाग 11 अध्याय 2, तीसरा भाग 12 अध्याय 1, चौथा भाग 12 अध्याय 2। तो इसमें देखिए भाग 11 हो जाएगा। भाग 1 सही। अब भाग 11 अध्याय 1 सही है, जो कि भाग 11 में जो है अनुच्छेद जो 245 से 255 तक आता है, संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में इसमें बात की गई है। इसी भाग का अध्याय 2 जो है अनुच्छेद 256 से 263 है, जो प्रशासनिक संबंधों के बारे में। अब यहाँ पे विधायी संबंध के बारे में बात की गई है, तो 245 से 255 हो जाएगा। और जो प्रशासनिक संबंध के बारे में बात की जाएगी तो 256 से 263 हो जाएगा। चलिए दोस्तों, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। और हमारा क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? फिर से सुन लीजिएगा दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? ऑप्शन ए है सर एंड्रू फ्रेजर, ऑप्शन बी है एच रिजले,
ऑप्शन सी है ब्रोड्रिक, ऑप्शन डी है ए टी अरुंडेल। तो जवाब दीजिए दोस्तों। ऑप्शन ए जो है सर एंड्रू फ्रेजर। एंड्रू फ्रेजर हैं। ये जो है 1903 से 1908 तक जो बंगाल के भारतीय सिविल सेवा के द्वारा बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। बंगाल के इन्हीं की रिपोर्ट पे जो है 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया था। उस टाइम जो इंडिया का जो वायसराय था लॉर्ड कर्जन था। बंगाल विभाजन पे अगर देखा जाए तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हर चीज उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन कुछ कुछ चीजें जो है डिस्कशन में आ सकती है। जैसे कि अब कहा जाए कि बंगाल विभाजन किस आधार पर हुआ, तो अगर ऑफिशियल देखा जाए तो ये हुआ प्रशासनिक आधार, प्रशासनिक असुविधा के कारण। प्रशासनिक असुविधा के कारण बहुत बड़ा क्षेत्र बंगाल हो जाता था। बंगाल में अगर देखा जाए तो आज का पूरा टोटल बांग्लादेश आता था, असम आता था, उसके बाद बिहार आता, फिर उड़ीसा आता था, इतना क्षेत्र बंगाल में आता था। तो लेकिन अगर वास्तविकता देखी जाए तो बंगाल का विभाजन सिर्फ राष्ट्रीय आंदोलन को बहुत कमजोर करने के लिए हुई थी। हालांकि वो राष्ट्रीय आंदोलन को बढ़ाया भी, क्योंकि बंगाल विभाजन जो है जुलाई में जो है इसकी 19 जुलाई को 1905 को इसको जो प्रस्तावित किया गया, और 16 जून को इसको 16 अक्टूबर को इसको लागू किया। उस दिन काला दिवस मनाया गया था इंडिया टोटल, जो मुस्लिम हिंदू यूनिटी को है इसको दिखाने के लिए बहुत सारी जो है मुस्लिम बहनों ने हिंदुओं को राखी बांधी, हिंदू बहनों ने मुस्लिमों को राखी बांधी। उसके बाद 7 अगस्त को देखा जाए तो इसी को लेकर स्वदेशी मूवमेंट का, स्वदेशी आंदोलन का जो है वो किया गया, मतलब लाया गया, कांग्रेस के द्वारा स्वदेशी आंदोलन चलाया गया। जैसे जो ये बंगाल विभाजन जब हुआ तो भारतीय इससे सहमत नहीं थे, तो इसके विरोध में एक स्वदेशी आंदोलन लाया गया कि 7 अगस्त 1905 को कि हमें ये बंगाल विभाजन नहीं चाहिए। ऐसी कंडीशन नहीं है कि सारे भारतीय जो है कि उससे सहमत नहीं थे। जैसे मुस्लिम लीग अगर देखा जाए तो 1906 में ही बनी है। मुस्लिम लीग जो बहुत सारे मुसलमान जो है उससे सहमत भी थे इंडिया में, क्योंकि अगर आप उधर जाएंगे जैसे बांग्लादेश में तो मुस्लिम संख्या ज्यादा है, तो ये मुस्लिम अपीजमेंट के लिए ही लाई गई नीति। मुस्लिम अपीजमेंट मतलब तुष्टीकरण, अपीजमेंट का मतलब होता है तुष्टीकरण की नीति के लिए ले आई थी, क्योंकि कर्जन की नीति ही थी फूट डालो राज करो के तहत उन्होंने बंगाल का विभाजन किया। क्योंकि बंगाल में ही आप देखें तो जितने प्रोमिनेंट लीडर हुए हैं इंडिया के, जैसे उस टाइम के जो थे भारत में सबसे प्रोमिनेंट लीडर जो उस टाइम थे वो बंगाल से ही थे। बंगाल में ज्यादा वो थी, जैसे आप रविन्द्रनाथ टैगोर को ले लीजिए, रास बिहारी बोस हो गए, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ब्योमकेश बनर्जी, के बाद अरविंदो घोष, फिर इसके बाद तमाम लीडरशिप बंगाल से आ रहे थे। बंगाल में ज्यादा वो हो गया था, इसलिए बंगाल को डिवाइड करने की कर्जन की पूरी नीति की वजह से आया था। जब इसको अलग किया गया तो फिर एक भी किया गया था। तो इसको एक करने का रीजन ये है, तो फिर जब 1911 में जब जॉर्ज पंचम दिल्ली दरबार में आए थे, मतलब इंग्लैंड के राजा थे, तो जब दिल्ली आए तो उन्हीं की खुशी में जो है हार्डिंग उस टाइम जो है भारत का वायसराय था। हार्डिंग ड्यूटी भारत का वायसराय था, दिल्ली में दरबार लगा था। उसी टाइम कोलकाता से जो है दिल्ली भारत की राजधानी भी ट्रांसफर हुई। अंग्रेजों के जमाने में दिल्ली राजधानी तो बहुत पहले से हुई, क्योंकि मुस्लिम देखे तो 7-8 बार मुस्लिम रूलर्स ने दिल्ली को राजधानी अपना बनाया, मतलब अलग अलग जगह, मतलब शहर बसा के दिल्ली में ही अलग अलग जगह, जैसे फिरोज शाह तुगलक अलग शहर बनाया, और फिर शेरशाह सूरी अलग शहर बनाया दिल्ली में ही, फिर के बाद अकबर ने अलग शहर बनाया, फिर के बाद फिर देखा जाए तो शाहजहां ने अलग बनाया। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो जो 1911 में इस विभाजन को रद्द किया है, लेकिन इससे मुस्लिम लीग सहमत नहीं थी पूरा एकदम पुरजोर। वहाँ पे फिर इसका विरोध भी हुआ, वहाँ पे जो दंगे उंगे भी हुए, लेकिन इसकी चर्चा ज्यादा होती नहीं है दंगों की। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन पॉलिटी से है। हमारा संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है?
पहला ऑप्शन है भाग 9, दूसरा ऑप्शन है भाग 10, तीसरा ऑप्शन है भाग 11, चौथा ऑप्शन है भाग 12। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा भाग 9 में। और कुछ बताएंगे इसके बारे में? जैसे भाग 9 जो था वो प्रथम संविधान संशोधन के तहत इसमें लाया गया था। तो जो 3 सोपानों की बात हो रही है, तो उसमें ये 3 सोपान कौन कौन से थे कि जैसे ग्रामीण स्तर पे, ग्राम स्तर पंचायत में, फिर ब्लॉक स्तर पे, फिर जिला स्तर पे, 3 सोपान होंगे। अब एक अगर इंडिया में आप जाएंगे तो ये तो पूरा राज्य का मामला हो गया, पंचायत देखा जाए तो राज्य का मामला है। तो अगर आप अलग अलग जाएंगे तो अलग अलग इसका फॉर्म मिलेगा। जैसे आप अगर बंगाल में जाएंगे तो चार वहाँ पे एक आंचलिक पंचायत भी है। आंचलिक पंचायत मतलब गांव ब्लॉक से थोड़ा सा ऊपर होती है, ब्लॉक और गांव के बीच में, ब्लॉक और गांव के 3-4 गांवों को मिला के होती है। ब्लॉक तो बहुत बड़े कई गांव हो जाते हैं, लेकिन 3-4 गांव को मिला के आंचलिक पंचायत में। अगर पहली बार देखा जाए तो इसका प्रयोग नेहरू जी के टाइम में 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिले से की गई थी, राजस्थान नागौर। तो इसे त्रिस्तरीय जो व्यवस्था लाई गई थी वो बलवंत राय मेहता समिति के आधार पर इसको विकेंद्रीकरण करने के लिए भारत में इसे लाई गई थी। मतलब शासन के, मतलब एक गांधी जी का एक सपना था। गांधी जी का एक सपना था कि भारत का जो शासन है गांव से स्टार्ट हो, ना कि ऊपर से नीचे आए। लेकिन ये संभव नहीं था, तो उसके बाद जो है ये नेहरू जी की परिकल्पना आई कि जो हम गांधी जी को जो है इसमें शामिल किया जाए। मतलब गांधी जी तो थे नहीं, लेकिन उसके बाद 2 अक्टूबर को इसीलिए इसको लॉन्च किया गया। गांधी जी की ये मंशा थी कि हर चीजें पंचायत से होकर आगे उठे। उसके बाद जो है पंचायतों में जो है इसके बाद अशोक मेहता समिति आई। अशोक मेहता ने दो स्तरीय पंचायत की बात की थी। परंतु फिर 1977 में जो उनकी गवर्नमेंट आई जो है, तो उस टाइम ये अशोक मेहता समिति बनी थी। लेकिन फिर जब राजीव गांधी जी की गवर्नमेंट फिर आई तो उन्होंने पुराना वाला जो है, इसमें 3-4 समितियां और राज सिंधवी समिति एक है, एवं सिंधवी समिति, वो भी पंचायती राज से ही संबंधित है। चलिए दोस्तों, तो इसमें कुछ संविधान जो है, संविधान के कुछ भाग और देख लेते हैं। जैसे भाग 4 अगर देखा जाए तो 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। भाग 4 हो गया। भाग 3 में जो है मौलिक अधिकार है। भाग 4 में देखें तो नीति निर्देशक तत्व हो गया। भाग 4 क में अगर देखा जाए तो मौलिक कर्तव्य हो गया। उसके बाद देखा जाए तो भाग 9 हो गया पंचायती राज। भाग 9 क हो गया नगर पालिकाएं। और भाग 9 ख सहकारी समितियां नई जोड़ा गया है इसको। उसके बाद अगर देखा जाए तो भाग 15 अगर देखा जाए तो निर्वाचन हो गया। भाग 18 देखा जाए तो आपात उपबंध हो गया। और भाग अगर 14 देखा जाए संघ और राज्य के अधीन सेवाएं। और भाग अगर 15, 16, 17, 18, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट है। एक है भाग 20 भी भाग 20 संविधान संशोधन हो गया। और एक यसी वाला कौन सा है, हाँ वही 14 हो गया। 14 संघ और राज्य की सेवाएं। भाग 17 भी बहुत ज्यादा पूछ लिया जाता है कभी काल, राजभाषा से संबंधित है। चलिए दोस्तों, तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी शीत धारा है या ठंडी धारा है? इस पर ऑप्शन है हमारा पहला पेरुवियन की धारा, जिसे हम लोग हमबोल्ट धारा के नाम से जानते हैं। दूसरा है क्यूरोसियो की धारा। तीसरा है गल्फ स्ट्रीम। चौथा है ब्राजील की धारा। जवाब दीजिएगा दोस्तों। तो इसमें तो पेरुवियन की धारा जो है होगी, क्योंकि अगर देखा जाए तो पेरुवियन की धारा जो दक्षिणी प्रशांत महासागर की धारा है, और ये जो है दक्षिणी ध्रुव से ऊपर आती है भूमध्य रेखा की तरफ। इसमें यही चीज इंपॉर्टेंट है, देखा जाता है कि कौन सी धारा जो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जा रही है या धारा ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर आ रही है। और इसमें देखा जाए ब्राजीलियन धारा जो है वो भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जा रही है, और ये अटलांटिक महासागर ब्राजील कोस्ट पे है। और उसके बाद अगर एक है क्रोशियो की धारा, जापान के पास है, जापान की धारा है प्रशांत महासागर में, उत्तरी प्रशांत सागर की, मतलब एक तरीके से देखा जाए पूर्वी प्रशांत महासागर में है। इसे जापान की काली धारा भी कहते हैं। और ऊपर देखा जाए तो वो एशियो की धारा की मिलती है, तो वहां पे काफी अच्छा जो ग्रास उत्पन्न होता है, उसे वहां पे मछली जो
जो है मछली उत्पादक ग्रांड है। बैंक के तरीके से देखा जाता है। ठीक। उसके बाद एक और कौन थी? एक थी हमारी गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम अगर देखा जाए तो अटलांटिक महासागर में है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में। ये जो फ्लोरिडा का कोस्ट है, सारगेसो सागर है जहाँ पे, उसके ऊपर से निकलती है, उसके बाद मुड़ती है, तो फिर ये नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट की होके फिर नॉर्वेजियन धारा नारंगी से धारा। जाके मिलती है। नॉर्वेजियन धारा के ऊपर से जाके फिर ये जो है आपका आर्कटिक महासागर में चली जाती है। आर्कटिक महासागर में जाएंगे तो एक रसिया में एक पोर्ट है जो उसी की वजह से खुला रहता है, उसी नॉर्वेजियन की धारा की वजह गर्म से, धारा एक की वजह गर्म धारा की वजह से एक लुफोन पोर्ट जो है आपका नॉर्वे में है, वो भी खुला रहता है। उसको मतलब रसिया वाले पोर्ट का नाम मुझे अ, यम से है, मैड्रिन करके ऐसे कुछ पोर्ट का नाम है उसका, तो से। खुला रहता है वो, इसी वजह से। तो चलिए दोस्तों, जो ये होता है कि जो ठंडी धाराएं होती हम्म, हैं वो एक कॉन्सेप्चुअल बनाया जाता है कि ऐसी धाराएं जो ध्रुवों से विषुवत रेखा विश्व की ओर रेखा आती आती हुई होती हैं उसे ठंडी धारा मानते हैं हम लोग। है। और जो विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाती है उसे हम लोग गर्म धारा हाँ। मानते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा हिस्ट्री से है। तो हिस्ट्री का एक क्वेश्चन है, पहली बार वैज्ञानिक तौर पर मेहराब का प्रयोग किसने किया था? पहली बार आर्क, मेहराब मतलब आर्क होता है, आर्क और डोम शैली है। पहली बार वैज्ञानिक तौर पर मेहराब का प्रयोग किसने किया था? ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, फिरोज शाह तुगलक और मुबारक शाह। इस पे देखा जाए तो अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी सही है। अलाई दरवाजा में पहली बार जो है वैज्ञानिक, अच्छा। यहाँ पे शब्द है वैज्ञानिक तरीके से। अगर हम्म। मेहराब का प्रयोग अगर देखा जाए तो इल्तुतमिश भी कर रहा था, लेकिन वो वैज्ञानिक नहीं था। क्योंकि अगर दिल्ली सल्तनत की अगर बात की जाए तो पहली बार दिल्ली सल्तनत जो है तराई के द्वितीय युद्ध के बाद स्थापित होती है। तो पहले जो है 1206 तक जो है, जब तक मोहम्मद गोरी मरा नहीं था तब तक तो वो शासन कर रहा था, लेकिन यहाँ नहीं था वो। उसकी जगह उसका जो गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक ही शासन कर रहा था। लेकिन जब 1206 में वो मर गया तो उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक जो है यहाँ का शासक बना। लेकिन बारह वो सौ छियासी तक। उसको इलबरी डायनेस्टी के तौर पे भी देखा जाता है, इलबरी डायनेस्टी या गुलाम वंश भी कहा जाता है। 1206 से 1210 तक उसने शासन किया। क्योंकि कहा जाता है कि वो घोड़े से मतलब गिर के चौगान खेलते चौगान समय खेलते हुए घोड़े से घोड़े से गिर गिरा तो गया उसकी था मौत जिसके हो गई। कारण। तो कुछ मेजर बिल्डिंग बनवा नहीं पाया, कुछ बिल्डिंगें उसने बनवाई। जो जैसे कुतुब मीनार का जो 2 फ्लोर है उसने बनवाई थी। उसके बाद वहीं पे कुतुब कुवैतुल कुवाचा इस्लाम मस्जिद। कुवातुल इस्लाम मस्जिद जो है उसने बनवाई। लेकिन वो देखा जाए तो उसमें जो शैली का प्रयोग है वो मोस्टली भारतीय शैली है। क्योंकि जो पर्शियन शैली है उसमें क्या होता है कि डोम का प्रयोग होता है। डोम मतलब आर्क डोम ऐसे ही बनता है या फिर ऊपर गुम्बद बनता है। घूमट। लेकिन जो भारतीय शैली वो खम्भे खम्भे बनते हैं, ऊपर से ऐसे बीम लगती है, उसके त्रिबतियन स्टाइल बोला जाता है। तो जो कुआचा अगर कुआतुल मस्जिद देखेंगे तो उसमें मोस्टली जो उसके जो बीम है वो ऐसी पर्शियन में कहीं भी बीम का प्रयोग नहीं है। तो वो ऐसा लगता है कि किसी मंदिर को या किसी मतलब चर्चित चीज को जो तोड़ के ऊपर से केवल आर्क एंड डोम बना दिया गया है, इसलिए वो विवादित भी रहती है काफी। और उसके बाद अगर आगे बढ़ेंगे तो फिर अलाउद्दीन खिलजी आते आते टाइम जो है, अलाउद्दीन खिलजी का जब टाइम आता है तो काफी अपना विस्तार कर चुका, उसकी स्टेब्लिश राज था, इसलिए उसने स्थापत्य कला पे काफी ध्यान दिया। तो उसने जो पहली बार अलाई दरवाजा में वैज्ञानिक तौर पे जो है आर्क या मेहराब का प्रयोग साइंटिफिक मिलता है। उसके बाद से तो मिलना है। तो उसके बाद अगर आगे बढ़ेंगे तो मुगल आते आते इसका जो ट्रिपल मेहराब का प्रयोग मिलता है कि एक ही मेहराब में कई तरीके से ऐसे ऐसे बनते हुए दिखाई देंगे आपको। जैसे आप जहांगीरी महल देखेंगे या फिर यहाँ का आपको पीर बाबा का मस्जिद देखें या फिर अकबर का मकबरा देखें या फिर जहांगीर का मकबरा देखें, तो इस तरीके की बिल्डिंगें मिलती हैं। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बनते हैं। तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है? फिर से सुन लीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा
रूपांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए है संगमरमर, ऑप्शन बी है क्वार्टजाइट, ऑप्शन सी है स्लेट, ऑप्शन डी है ग्रेनाइट। जवाब तो दीजिएगा दोस्तों। इसका जो है ग्रेनाइट हो जाएगा। अब चट्टान से सवाल आया है, तो चट्टान तीन तरीके की होती हैं अगर देखा जाए तो डिवाइड के। आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान। अगर इसमें अगर डिफरेंस किया जाए तो आप देखा जाए तो सबसे बड़ी चीज क्रिस्टल होता है। एक जो आपकी अग्नि चट्टान होती है उसमें क्रिस्टल होते हैं। क्रिस्टल आपको बहुत अच्छी तरीके से विजुअल हो जाएंगे, तोड़ेंगे उसको तो छोटे छोटे क्रिस्टल टूटेंगे निकलेंगे। और अवसादी चट्टान दब दब के बने होते हैं, जैसे उसमें 6 चरण होते हैं। अवसादी चट्टान के बनने के लगभग 6 चरण होते हैं। जैसे पहले क्या होगा कि पहले कोई चट्टान है, पहले टूटेगी, उसके बाद उसको वहां से ट्रांसफॉर्म करके समुद्र तक जाएगी, फिर उसमें दबेगी, फिर उसके बाद दबते दबते नीचे जाएगी, तो फिर वो ट्रांसफॉर्म, फिर उसमें पोरिंग होगी, तो उसमें फिर उसके बाद सीमेंटिंग होगी। अलग अलग कंडीशन, वो 6 कंडीशन है। और रूपांतरित चट्टान जो है इसमें मुख्यतः जो दबाव और ताप ताप दो चीजें प्रभावित करती हैं इसको। जब जैसे आग्नेय चट्टान हो गई या फिर अवसादी चट्टान जब काफी नीचे जाती है, पृथ्वी में चली जाती है, तो क्या होता है कि उस पे नीचे से पृथ्वी का जो है तापमान भी अधिक होता है, ऊपर से दबाव बहुत ज्यादा पड़ता है, तो चट्टान की जो पहली जो क्वालिटी होती है वो बदल जाती है। तो रूपांतरित चट्टान अवसादी चट्टान या फिर आग्नेय चट्टान दोनों से बनती है। फिर अगर इसकी सर्किल की बात करें तो कोई भी चट्टान किसी से भी बन सकती है, क्योंकि आग्नेय चट्टान जब रूपांतरित चट्टान फिर टूटती है तो फिर वो मोल्टन बनेगी, लावा बनेगी। लावा बनने के बाद फिर वो अवसादी चट्टान आग्नेय चट्टान बनेगी, फिर अवसादी, फिर आपकी रूपांतरित। अगर कुछ उदाहरण देखा जाए तो फिर ग्रेनाइट आपका हो जाएगा, आग्नेय चट्टान हो जाएगा। उसके बाद फिर बेसाल्ट हो जाएगा इसमें। और अगर रूपांतरित चट्टान की बात करें तो आपका संगमरमर हो जाएगा, क्वार्टाइज हो जाएगा, नीस हो जाएगा। देखा जाए तो हीरा और ग्रेफाइट भी आ जाएंगे रूपांतरित चट्टान में। अवसादी चट्टान के कुछ उदाहरण बता दीजिए। अवसादी चट्टान में देखा जाए तो जैसे सैल को ले लिया जाए, चूना पत्थर ले लिया जाए। यही चूना पत्थर जो होता है जब इसका रूपांतरित में बदलता है तो संगमरमर में बदल जाता है। बालुका पत्थर ले लिया जाए, बिटुमिन कोयला ले लिया जाए, जिससे हमारे अगर देखा जाए तो बाद में जब रूपांतरित चट्टान के रूप में बदलता है तो ये हीरा और ग्रेफाइट के रूप में बदल जाता है। तो इसका अगर चक्र के रूप में जैसे आपने अभी जिक्र किया, तो इसका चक्र देखा जाए तो जो मैग्मा पृथ्वी के अंदर से जो मैग्मा निकलता है, जो बाहर आता है, जो लावा होता है, वो जब ठंडा हो जाता है तो वो आग्नेय चट्टान के रूप में रूपांतरित हो जाता है। जब उस आग्नेय चट्टान का अपक्षय और अपरदन होता है तो वह धीरे धीरे अवसादी चट्टान में बदल जाता है। जब उस अवसादी चट्टान का ताप और दाब के कारण आक्सीकरण होता है तो वह रूपांतरित चट्टान के रूप में बदल जाता है। फिर जो रूपांतरित चट्टान होता है, जब उसका बहुत अधिक प्रेशर और टेम्परेचर हो जाता है, वो फिर से लावा के रूप में या मैग्मा के रूप में रूपांतरित हो जाती है। फिर से यही चक्र इस प्रकार से चलता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है कि खुले बाजार की क्रिया में क्या बेचा खरीदा जाता है। खुले बाजार की क्रिया में, इकोनॉमिक्स क्वेश्चन है, खुले बाजार की क्रिया में क्या बेचा खरीदा जाता है। पहला शेयर्स है, दूसरा है सरकारी की प्रतिभूतियां, तीसरा है बॉन्ड और चौथा इनमें से कोई नहीं। तीसरा देखा जाए तो इसमें दूसरा हो जाएगा, सरकार की प्रतिभूतियां जो है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे पहले बात तो यही जानना जरूरी है खुले बाजार की क्रिया होती क्या है। तो जैसा कि पिछली वीडियो हमने बात किया था इसके बारे में, खुले बाजार की क्रियाएं क्या होती हैं। तो इसमें गवर्नमेंट की सिक्योरिटी है उसके द्वारा जो है ये आरबीआई आपका बाजार में, मतलब बैंकों के पास तरलता का जो सर्कुलेशन करता है उसको नियंत्रित करता है। अगर देखा जाए तो अगर सरकारी प्रतिभूतियों को अगर आरबीआई खरीदता है तो बाजार में ज्यादा मनी का सर्कुलेशन होता है, क्योंकि जब आरबीआई खरीदेगा
बाजार से सरकारी प्रतिभूतियां खरीदेगा तो उसके बदले पैसे देता है, और जब उसको तरलता कम चाहिए बाजार में तो वही प्रतिभूतियां बेच देता है। और ये जरूरी है कि बैंक उसको खरीदेंगे यही प्रतिभूतियां, ये नहीं है कि अगर आरबीआई बेच रहा है तो उसको बैंक नहीं खरीदेगा, क्योंकि ये सबसे सेफ तरीका है। अगर आप किसी को, सरकार तो कभी डिफॉल्ट होगी ना, अगर आप किसी को हाउस लोन दे देंगे तो हो सकता है कि कल वो उसके पास पैसे ना हो, ना दे पाए, लेकिन ये सरकार है, सरकार की प्रतिभूतियां हैं, अगर आप खरीद रहे हैं तो ये निश्चित है कि आपको जो है उसके बदले में रिटर्न वो जरूर वापस खरीदेगी, उसके बदले में आपको रिटर्न जरूर मिलेगा। उसके बाद अगर देखा जाए तो सरकारी प्रतिभूतियां जो बाजार की क्रियाएं हैं, एक मात्रात्मक नियंत्रण लगाती हैं, मात्रात्मक नियंत्रण लगाती हैं तरलता पे। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते चलिए हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था या किस आंदोलन के समय दिया था? फिर से सुन लीजिएगा, एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने किस आंदोलन के समय दिया था? नंबर 1 है दांडी मार्च के समय, नंबर 2 है असहयोग आंदोलन के समय, नंबर 3 है सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय, नंबर 4 है गोलमेज सम्मेलन के समय। जवाब दीजिएगा तो दोस्तों। इसका आंसर है असहयोग आंदोलन के द्वारा, क्योंकि असहयोग आंदोलन देखा जाए तो 1920 में स्टार्ट होता है। 1 अगस्त 1920 अगर को। इसके पीछे की घटनाएं देखा जाए तो आपको 1717 में आपको रूलेट एक्ट, आया था। काला कानून जिसको कहा जाता है, वो आया था। उसके बाद 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 हुआ, अप्रैल 1919 में जो जलियांवाला बाग बड़ी घटना हत्याकांड हुआ। हुई थी। उसके बाद जो है असहयोग आंदोलन 1920 में गांधी जी ने कहा था कि, इसी आंदोलन में कहा था कि, नहीं वो तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में कहा था कि मैं बालू से भी एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकता हूँ, सविनय अवज्ञा। लेकिन इसमें उन्होंने कहा था कि अगर, जैसे उन्होंने देखा कि जो माहौल है भारत का उस टाइम का, तो उन्हें लगा कि अगर इसी तरीके से अगर हम आंदोलन करते रहे तो जो है हमें 1 साल के अंतर्गत स्वराज मिल जाएगा असहयोग आंदोलन के द्वारा। लेकिन चौरी चौरा की घटना के बाद उनको काफी दुख हुआ, उन्होंने आंदोलन को वापस ले लिया था। तो ये जो आंदोलन असहयोग आंदोलन चल रहा था, बहुत अच्छी तरह से चल रहा था। तो एक चौरी चौरा गोरखपुर में स्थान है, हम्म, तो उस स्थान पे एक घटना हो जाती है कि वहां होता है कि जो भारतीय होते हैं, हम्म, तो जो अंग्रेज सैनिक होते हैं वो भारतीयों को इस आंदोलन से रोकते हैं, तो और उन लोगों को, कुछ लोगों को मार देते हैं। तो जो भारतीय बहुत उग्र हो जाते हैं तो वो अंग्रेजों को दौड़ा लेते हैं, तो अंग्रेज जो सैनिक होते हैं वो आके जेल में अपना हाँ हाँ जेल बंद कर लेते हैं। तो वो जो भारतीय होते हैं वो पूरी जेल को जला देते हैं। तो 5 फरवरी 1922 की ये घटना थी। तो उसके कुछ दिन बाद 14 फरवरी 1922 को गांधी जी ने 14 फरवरी था, 12 फरवरी था, 7 5 7 12 12 फरवरी था। हाँ, 7 दिन बाद उसके। तो उसको 7 दिन बाद 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया। तो इसके बाद फिर गांधी जी को फिर सजा भी हो जाती है 6 वर्ष के लिए। तो लेकिन उनको स्वास्थ्य खराब होने की वजह से फिर उनको छोड़ दिया जाता है। इस वजह से वो जो है 1924 में जो है कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं गुरुग्राम में, बेलगांव 1924 की अध्यक्षता कर्नाटक, बेलगांव स्थान कर्नाटक में है, आपको बता दें। एक ही अध्यक्षता गांधी जी ने की थी, यही बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता बेलगांव कर्नाटक में है, क्योंकि ये क्वेश्चन एक बार जो आरोप में पूछा है पिछली बार, तो बेलगांव कर्नाटक में है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर कल आप लोगों को एक गर्मा गर्म डिस्कशन के साथ हम लोग आएंगे। चलिए दोस्तों, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय। ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए। धन्यवाद।